अच्छी और सच्ची खबरों में आज हम सबसे पहले बात केदारनाथ यात्रा की करेंगे। 25 अप्रैल से शुरू हुई इस यात्रा के लिए इस साल तीर्थ यात्रियों में गजब का जोश देखने को मिल रहा है। उनका उत्साह सातवें आसमान पर है और इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि यात्रा शुरू होने के महज 22 दिन के भीतर ही 23 लाख से ज्यादा भक्त अपने भगवान के दर्शन कर चुके हैं। भक्तों में यह उत्साह तब है जब यात्रा शुरू होने के बाद से ही मौसम लगातार भक्तों की परीक्षा ले रहा है, लेकिन बावजूद इसके बाबा केदारनाथ के दर पर पहुंचने वाले भक्तों में किसी तरह की कोई कमी देखी नहीं गई है। इन्हीं भक्तों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए अब वहां पर टोकन सिस्टम लागू कर दिया गया है, जिसकी वजह से अब भक्तों को धक्का मुक्की नहीं सहनी पड़ेगी। प्रशासन को भी तीर्थ यात्रियों को संभालने में मदद मिलेगी। 3,553 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद इस केदारनाथ में उमड़ा आस्था का ये सैलाब अद्भुत है। अपने आराध्य के दर्शन के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहाँ खिंचे चले आ रहे हैं। मंदिर के अंदर प्रवेश के लिए कतार में खड़े ये भक्त बड़ी ही बेसब्री से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। मौसम भी बार बार इन भक्तों की परीक्षा ले रहा है। इसके बावजूद इन श्रद्धालुओं के जोश और उत्साह में कोई कमी नहीं देखने को मिली। पूरी केदार घाटी बोल बम के जयकारों से गूंज रही है। बाबा केदार में अपार आस्था रख दूर दूर से आए इन भक्तों की सहूलियत के लिए अब टोकन सिस्टम भी शुरू कर दिया गया है। टोकन सिस्टम से पहले तीर्थ यात्रियों की भीड़ को संभालना प्रशासन के लिए मुश्किल हो जाता था और तीर्थ यात्रियों को भी काफी दुश्वारियां झेलनी पड़ती थी, मगर अब टोकन सिस्टम ने दर्शन को और आसान बना दिया है। दर्शनार्थियों को सहूलियत हो सके इसके लिए पूरी लाइन में रेन शेल्टर का निर्माण किया गया है और टोकन सिस्टम भी दिया जा रहा है। जो यात्री बाद में दर्शन करने के इच्छुक हो उसको वो अपने स्लॉट सिस्टम में जाकर दर्शन कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि केदारधाम में टोकन सिस्टम की व्यवस्था लागू होने से तीर्थ यात्रियों को अब घंटों लाइन में नहीं लगना पड़ेगा और वो अपनी बारी आने पर ही बाबा केदार के दर्शन कर पाएंगे, क्योंकि टोकन में दिए गए समय के हिसाब से ही भक्त दर्शन करने यहाँ आ सकते हैं। हर तीर्थ यात्रियों को टोकन दिया जा रहा है। उसके बाद तीर्थ यात्री यहाँ से यात्रा जो सोनप्रयाग से यात्रा शुरू करेंगे वहीं आपको टोकन मिल जाएगा और केदारनाथ पहुँचने पे आपको टाइमिंग के अनुसार दर्शन करने की लाइन पे लगना होगा। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद भी हैं जो केदारनाथ से अभी बद्रीनाथ की ओर जा रहे हैं। केदारनाथ के इन्होंने दर्शन कर दिए हैं। इनसे पूछते हैं कि क्या ये टोकन सिस्टम है, कैसे इनको दर्शन हुए, क्या लगा इनको। आपने टोकन लिया था वहाँ? हाँ, टोकन लिया था। कैसा लगा ये सिस्टम? सही एकदम अच्छा है। आप भी गए थे? बहुत बढ़िया था वो सिस्टमेटिकली ये सब वो सब बहुत अच्छा। क्या फायदा आप लोग मानते हो? फायदा मतलब वो भीड़ नहीं ज्यादा, अकेले सिर्फ लाइन में चलो एक सिस्टमेटिक दर्शन हो जाएगा आपका, यही है। रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन होना चाहिए। नीचे से आप वेरिफिकेशन कराते हो, ऊपर आके टोकन लीजिए, फिर आराम से आप दर्शन कीजिए। इतना ही नहीं, इन भक्तों को बारिश और बर्फबारी से बचाने के लिए रेन शेल्टर्स बनाए गए हैं। इसके अलावा जरूरतमंद लोगों को रेनकोट, छाता, गर्म कपड़े और गर्म पानी भी बांटा जा रहा है ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई दिक्कत न हो। जो यात्री लाइन में खड़े हैं उनको मंदिर समिति की ओर से या व्यापारी की ओर से, प्रशासन की ओर से गर्म पानी, गर्म चाय आदि की व्यवस्था भी की जा रही है। और जो यात्री बिना गर्म कपड़े के आ रहे हैं या उनको चप्पल जूते आदि की जरूरत है तो कई हमारी संस्थाएं हैं उनको वो भी प्रोवाइड करा रहे हैं। तो कुल मिला के हमारा जो फोकस है वो यही है कि यात्रियों को कोई भी दिक्कत ना हो। अगर फिर भी कोई दिक्कत होती है तो उसके लिए हमने जगह जगह अपने अधिकारी, एसडीएम लेवल के सेक्टर ऑफिसर्स, पुलिस के अधिकारी जगह जगह तैनात हैं जो कि लोगों की समस्याओं का निराकरण कर रहे हैं। इस साल 4 धाम यात्रा शुरू होने से पहले ही राज्य सरकार और मंदिर समिति की ओर से ये कोशिश की गई है कि तीर्थ यात्रियों के लिए यात्रा को और आरामदायक बनाया जाए, जिसके तहत कई जरूरी कदम उठाए गए हैं, जिसका फायदा इन श्रद्धालुओं को मिल रहा है। यही वजह है कि 25 अप्रैल को केदारनाथ मंदिर के कपाट खुलने के बाद से अब तक 3 लाख से ज्यादा भक्त अपने भगवान के दर्शन कर चुके हैं, और वो भी तब जब केदार घाटी में बार बार मौसम बदल रहा है। हालांकि मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए ही नए रजिस्ट्रेशन पर 25 मई तक रोक है, जबकि 26 मई से नए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया फिर से शुरू की जाएगी।
रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल और कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो एक तरफ जहां केदारनाथ धाम में भक्तों के लिए सुविधाओं का विस्तार लगातार हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ इस देवधाम की भव्यता और सुंदरता को निखारने का काम भी जोर शोर से चल रहा है। इसी कड़ी में अब केदारनाथ मंदिर परिसर से करीब 300 मीटर आगे एक ओम की प्रतिमा लगाई जा रही है और जानकारी के मुताबिक कॉपर से बनी ये प्रतिमा 4 मीटर लंबी और 3 मीटर चौड़ी होगी, जिसे गुजरात के कारीगरों ने बनाया है। इसका वजन करीब 5 टन बताया जा रहा है, जिसका एक ट्रायल हो चुका है और दूसरे ट्रायल की तैयारी की जा रही है। और खास बात यह है कि इस प्रतिमा की सुंदरता को और बढ़ाने के लिए इसे लाइटों से सजाया जाएगा, ताकि रात के वक्त भी इस देवधाम की सुंदरता को देखा जा सके। रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के मुताबिक केदारधाम में दूसरे चरण के तहत चल रहे पुनर्निर्माण कार्य के तहत ही ओम की ये प्रतिमा वहां लगाई जा रही है। वहीं केदारनाथ मंदिर के शिखर पर आने वाले दिनों में नया सोने का कलश भी लगाया जाएगा। इस बात की जानकारी बद्री केदार मंदिर समिति की ओर से दी गई है। समिति ने यह भी बताया है कि 3 से 4 लोग सोने का कलश दान करने पर अपनी इच्छा जाहिर कर चुके हैं, जिनके संपर्क में है मंदिर प्रशासन है और जल्दी ही ये कलश मंदिर के शिखर पर लगा दिखाई देगा। देखिए, केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण के कार्य काफ़ी तेज़ी से चल रहे हैं और मौसम खुलने के बाद वहाँ पे जो हमारे कार्य पिछले साल अधूरे रह गए थे मौसम के बर्फबारी के समय, उनको इस महीने और अगले महीने तक पूर्ण करने की प्रक्रिया चल रही है। इसी के क्रम में जो हमारा मेन सेंट्रल एक्सेस है, गोल्ड प्लाजा है, वहाँ पर ओम की प्रतिमा एक वहाँ पे लगाई गई है, जो काफ़ी भव्य भी है और वहाँ पर यात्रियों के लिए भी काफ़ी एक आकर्षक है। केदारनाथ मंदिर के शीर्ष पर पूर्व में स्वर्ण कलश स्थापित था, लेकिन वर्षों पूर्व वो क्षतिग्रस्त हो चुका था और उसके पश्चात से स्थानीय जनता, श्रद्धालु, हकूकदारी लगातार फिर से स्वर्ण कलश स्थापित करने की मांग कर रहे थे। और गत वर्ष जब मैंने अध्यक्ष का कार्यभार ग्रहण किया, उसके पश्चात मैंने इसे अपनी प्राथमिकताओं में सम्मिलित किया और इसके लिए लगातार हम कार्रवाई कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। इस बीच 3 दानी दाताओं ने स्वर्ण कलश दान देने की अपनी इच्छा प्रकट की है और उनके साथ मेरी लगातार बातचीत हो रही है और शीघ्र ही हम इस कार्य योजना को अंतिम रूप दे देंगे और केदारनाथ मंदिर के शीर्ष पर स्वर्ण कलश स्थापित कर दिया जाएगा। केदारनाथ धाम के बाद अब आपको लिए चलते हैं बाबा के दूसरे धाम यानी कि काशी विश्वनाथ। सदियों से बाबा विश्वनाथ की कृपा उनके भक्तों पर बरसती रही है, मगर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद इस देवधाम की ख्याति में 4 चांद लग गए। यहां तक कि इस काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की व्यवस्था भी एक मॉडल के रूप में सामने आई है, जिसकी चर्चा देश के कोने कोने में हो रही है और यही वजह है कि देश के दूसरे बड़े मंदिरों से जुड़े लोग इसकी व्यवस्था को जानने और समझने के लिए यहां का दौरा कर चुके हैं। और अब इसी कड़ी में नया नाम है माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का जुड़ा है, जिसके 4 सदस्यों की एक टीम काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की इस व्यवस्था का अध्ययन करने के लिए यहां पहुंची है। मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी, भोलेनाथ रे, शंकरनाथ रे। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी के विकास मॉडल की तारीफ हर और हो रही है। खासकर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की इस भव्यता और सुंदरता ने बेहद कम समय में ही हर किसी का मन मोह लिया है। दो 2021 में इसके उद्घाटन के बाद से बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या दिन दूनी रात चौगनी रफ्तार से बढ़ती जा रही है। अगर मौका सावन और शिवरात्रि का हो या फिर नए साल का, तो फिर कहना ही क्या। भक्तों ने साल दर साल अपनी मौजूदगी से पुराने सभी रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। इस दौरान चाहे क्राउड मैनेजमेंट हो, बाबा का भोग प्रसाद हो, श्रद्धालुओं को निःशुल्क भोजन हो, साफ सफाई हो या फिर ट्रस्ट की आय में बढ़ोतरी हो, हर चीज में शानदार काम देखने को मिला है। और यही वजह है कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की ये व्यवस्था एक शानदार मॉडल बनी है। लगातार काशी विश्वनाथ मंदिर में रिकॉर्ड बनते चले जा रहे हैं। आय की बात करें तो 1 साल के अंदर ही 100 करोड़ रुपयों से ज्यादा का चढ़ावा चढ़ चुका है, तो वहीं 7 लाख से ज्यादा भक्त पहली बार
1 जनवरी को दर्शन कर चुके हैं और मंदिर की आय में 500 से ज्यादा की वृद्धि हुई है। तो कुल मिला के काशी विश्वनाथ मंदिर को एक मॉडल के रूप में देश के तमाम मंदिर देख रहे हैं और लगातार उनके आने का सिलसिला जारी है और यहाँ मुआयना करने का सिलसिला जारी है। बाबा विश्वनाथ के मंदिर की इसी व्यवस्था को करीब से जानने और समझने के लिए देश के दूसरे बड़े मंदिरों से जुड़े लोग यहाँ लगातार आ रहे हैं। इस फहरिस्त में नया नाम जुड़ गया है श्री वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का, जो काशी विश्वनाथ मंदिर की व्यवस्था का इतना कायल हो गया कि बाबा के इस धाम की व्यवस्था को देखने के लिए बोर्ड ने 4 सदस्यों की एक टीम यहाँ भेजी है। बताया जा रहा है कि ये टीम 19 मई तक यहाँ रुकेगी और काशी विश्वनाथ धाम की व्यवस्थाओं का डिटेल में अध्ययन करेगी। काशी विश्वनाथ मंदिर न केवल धर्म और आस्था का एक बड़ा केंद्र है, बल्कि यह एक मॉडल के रूप में भी पूरे देश और दुनिया में अपनी पहचान बनाता चला जा रहा है। यही वजह है कि वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड से 4 सदस्यीय टीम यहाँ काशी विश्वनाथ मंदिर आकर डेरा डाली हुई है और यहाँ की व्यवस्थाओं का वह आकलन कर रही है, उसको जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर किस तरह से यहाँ पे जो व्यवस्थाएं हैं वे भक्तों तक, श्रद्धालुओं तक पहुँच पाती है और एक सुगम दर्शन भक्तों को मिल पाता है। और यह टीम लगातार कई दिन तक यहाँ रहेगी और लगातार भ्रमण करके जानने की कोशिश करेगी। श्री वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड से पहले भी उज्जैन के महाकाल मंदिर, महाराष्ट्र के विट्ठल मंदिर, मथुरा वृंदावन मंदिर से जुड़े लोग और आंध्र प्रदेश सरकार के अफसर भी काशी विश्वनाथ धाम की व्यवस्था देखने के लिए यहाँ आ चुके हैं। प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, जिसको धरातल पर उतारने के बाद से ही इसकी सुविधाओं में लगातार विस्तार और सुधार किया जा रहा है, ताकि यहाँ दर्शन के लिए आने वाले भक्तों को किसी तरह की कोई परेशानी न हो और उनकी ये तीर्थ यात्रा हमेशा के लिए यादगार बन जाए। लखनऊ से शिल्पी सेन और वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वाराणसी के इस काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की आखिर इतनी चर्चा क्यों है? तो इसका जवाब यहाँ देश और दुनिया के अलग अलग कोनों से आने वाले श्रद्धालुओं को मिलने वाली सुविधाएं। इन्हीं सुविधाओं में एक और सुविधा जल्दी ही जुड़ी है, जिसका नाम है विश्वनाथ कॉरिडोर में बना ये गेस्ट हाउस, जिसमें 500 रुपए में एसी डॉर्मेट्री जबकि 4000 रुपए में लग्जरी कमरे मिल रहे हैं। सदर्न ग्रैंड काशी के नाम से गेस्ट हाउस का संचालन दिल्ली की एक निजी कंपनी विश्वनाथ धाम के भीम शंकर बिल्डिंग को किराए पर लेकर कर रही है और इस गेस्ट हाउस में कुल 18 कमरे हैं, 36 डॉर्मेट्री बेड हैं, जिनकी बुकिंग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड से आप कर सकते हैं। गेस्ट हाउस के अधिकारी राधे कृष्ण चौबे ने बताया कि उनके गेस्ट हाउस में जल्दी ही सात्विक भोजन के अलावा विश्वनाथ मंदिर का एक हेल्प डेस्क भी खोला जाएगा, जिसके बाद भक्तों को सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे मिल पाएंगी। इस गेस्ट हाउस की खास बात यह है कि यहां मिलने वाली सुविधाएं किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं है। इसमें हमको रहने का और प्लस एसी, वाईफाई सुविधा, बाकी डाइनिंग के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ओटीपी टू बम्बे जो कंपाउंड के अंदर ही रेस्टोरेंट है उनसे अपना बातचीत चल रहा है। आगे भविष्य में हम गेस्ट को वहाँ से लंच और डिनर जो भी हो प्रोवाइड करा सकें, गेस्ट को वहाँ जाना न पड़े, हमारे यहाँ ही प्रोवाइड हो जाए। और भी हमारे यहाँ से बोट राइडिंग वगैरह है, टैक्सी, साइट सीन, या अगर किसी को टैक्सी चाहिए इलाहाबाद के लिए तो हमारे खुद का ट्रैवल टैक्सी है साउदर्न ट्रैवल के नाम से। दर्शन पूजन को लेकर क्या सुविधा है या आगे होने वाली है? जी हाँ, दर्शन पूजन के लिए जो भी काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर का जो टिकट काउंटर है उनसे हमारी बातचीत चल रही है। एक हमारे यहाँ भी टिकट काउंटर के लिए हमने अप्लाई किया है, जो भी सुगम यात्रा, सुगम दर्शन या वगैरह मंगल आरती या पूजा पाठ का जो भी टिकट होता है वो यहीं से बुक हो जाए, जिससे हमारे गेस्ट को और सुविधा प्रदान होगी। इसी के साथ श्री काशी विश्वनाथ धाम में फूड कोर्ट और रेस्टोरेंट्स की शुरुआत भी हो गई है, जहां आम दिनों के भी खाने के साथ साथ व्रत का खाना भी आपको मिलेगा। और इस फूड कोर्ट के एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गुड न्यूज टुडे पर, जिसकी सजावट पर खास ध्यान दिया गया है। और इन तस्वीरों में आप देख भी सकते हैं कि ये फूड कोर्ट कितना खूबसूरत है। आगे बढ़ते हैं। चिलचिलाती गर्मी के दौरान जब देश के दूसरे हिस्सों में मानसून दस्तक देता है तो वहां रहने वाले लोग राहत की सांस लेते हैं, लेकिन
मुंबई में रहने वाले लोगों की प्रतिक्रिया बिल्कुल विपरीत होती है और वो चिंता में डूब जाते हैं। मानसून की पहली बारिश में ही मुंबई जैसे महानगर के कई इलाके पूरी तरह से जलमग्न हो जाते हैं और जलजमाव के चलते ट्रैफिक पर सीधे तौर पर असर होता है। कुछ स्थानों पर बसों का रूप बदल दिया जाता है। मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन रेलवे ट्रैक पर पानी भर जाने की वजह से इसकी रफ्तार भी रुक जाती है। आफत वाली ऐसी तस्वीरें इस बार सामने न आए, इसके लिए बीएमसी यानी कि बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने मानसून से करीब 1 महीने पहले ही कमर कस ली है। मानसून के दौरान आपदा प्रबंधन से जुड़ी तैयारियों को लेकर बीएमसी की तरफ से एक बैठक बुलाई गई है, जिसमें बेस्ट एमएमआरडीए और एमएसआरडीए, पीडब्ल्यूडी, मुंबई मेट्रो, रेलवे, एनडीआरएफ, आईएमडी, महाडा जैसी एजेंसियों के अधिकारी शामिल हुए हैं और इस बैठक में मानसून के दौरान मुंबईकरों को राहत पहुंचाने के लिए कई तरह के फैसले किए गए हैं, जिसमें सबसे अहम है मानसून के दौरान एसएमएस के जरिए मोबाइल फोन पर लोगों को मौसम की जानकारी देना। यानी मुंबई में रहने वाले हर नागरिक को उसके फोन पर एसएमएस के जरिए अलर्ट भेजा जाएगा और इसके लिए अभी से ही कंट्रोल रूम बनाया गया है ताकि मौसम को लेकर रियल टाइम अपडेट मिल पाए। और इसके अलावा मुंबई की लाइफलाइन लोकल की रफ्तार में मूसलाधार बारिश बाधा न बन जाए, इसके लिए बीएमसी के उद्यान विभाग को मई के अंत तक रेलवे परिसर में पेड़ों की छटाई का काम पूरा करने का आदेश दिया गया है ताकि लोकल ट्रेनों का संचालन सुचारू रूप से हो सके और हर रोज इससे सफर करने वाले 70 लाख से ज्यादा लोगों को बारिश में किसी भी दिक्कत का सामना न करना पड़े। मानसून के दौरान जल जमाव की समस्या को दूर करने के लिए पहले से तय 480 जगहों पर डी वाटरिंग पंप यानी कि जल निकासी के लिए बिजली से चलने वाले पंप लगाए जाएंगे। जल जमाव के रियल टाइम अपडेट के लिए डी वाटरिंग पंपों की सीसीटीवी कैमरे से निगरानी होगी और इसके अलावा 15 मई के बाद आपात स्थिति को छोड़कर मुंबई में सड़कों की खुदाई की अनुमति नहीं होगी। मानसून में कई तरह की बीमारियां बढ़ जाती हैं और इसी वजह से बीएमसी ने अभी से ही अस्पतालों में 3000 बेड रिजर्व कर दिए हैं। मानसून के दौरान बारिश का असर कमजोर इमारतों पर भी पड़ता है और इसके मद्देनजर भी बीएमसी की तरफ से उनमें रहने वालों को खतरनाक इमारतों को खाली करने के लिए नोटिस देने की तैयारी हो रही है। इससे पहले लोगों के रहने के लिए हर वार्ड के 5 स्कूलों में वैकल्पिक व्यवस्था भी की जाएगी ताकि पूरे मानसून के दौरान वो लोग वहां आराम से रह सके। और इसके अलावा बीएमसी की तरफ से बुलाई गई बैठक में भारतीय नौसेना की टीम और गोताखोरों को भी इमरजेंसी की स्थिति में तैयार रहने के लिए अपील की गई है। मुंबई के फायर ब्रिगेड विभाग को भी किसी भी आपात स्थिति में सतर्क रहने के लिए कहा गया है। एनडीआरएफ ने भी मानसून के दौरान मुंबई में पैदा होने वाले संकट से निपटने के लिए अभी से ही 3 टीमों का गठन कर दिया है ताकि भीषण गर्मी से राहत देने वाली बारिश मुंबई वालों के लिए फिर से कहीं आफत न बन जाए, जैसे कि हर साल होता है। 1 घंटे में 50 से 70 मिलीमीटर से ज्यादा की बारिश हो जाने पर मुंबई की सड़कें तालाब में तब्दील हो जाती हैं और बरसात के पानी के साथ साथ गटर नालों का पानी भी लोगों के घरों में बिना इजाजत घुस जाता है। जबकि देश की सबसे अमीर महानगर पालिका का हजारों करोड़ का बजट है, लेकिन फिर भी मुंबई को डूबने से बचा नहीं पाता और इसकी सबसे बड़ी वजह अंग्रेजों के जमाने का ड्रेनेज सिस्टम है। बीएमसी ने अंग्रेजों के जमाने के ड्रेनेज सिस्टम को अभी तक पूरी तरह से सुधारा नहीं है और सालों बाद भी राज्य सरकार या फिर बीएमसी ने इस ओर कोई ठोस कदम नहीं उठाया जिससे बारिश के पानी से डूबती मुंबई को बचाया जा सके। हालांकि इस बार ऐसी उम्मीद की जा रही है कि अब मुंबई डूबेगी नहीं। तो खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।